In this video, we are going to start with the new topic which is types and classification of vaccines. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वैक्सीन। तो देखो वैक्सीन क्या है, अब मुझे बताओ। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है ना, क्योंकि हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो डिराइव कर रहे हैं, फिर हमें उससे इम्यूनिटी मिलती है। तो बस, और ये वर्क कैसे करती है फिर तुमने ये बता देना है कि इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज। तो यही डेफिनेशन है। क्या है वैक्सीन? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज। ये तुमने वैक्सीन की डेफिनेशन में लिखनी है, ये करेक्ट डेफिनेशन बन गई। अब उसके बाद तुम ये बता सकते हो कि वैक्सीन वर्क कैसे करती है। तो जो हमारी वैक्सीन होती है ना, ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती है। अब इसको समझो कैसे। हमें पता है कि जब हमें वैक्सीन जो इंजेक्ट करते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं इन हाफ किल्ड और कंप्लीटली किल्ड फॉर्म में। तो हम जब वो हमारे में इंजेक्ट हो गए, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया और साथ ही मेमोरी फॉर्म कर ली कि इस पैथोजन के अगेंस्ट ये वाली इम्यूनिटी उन्होंने उसने शो की है ना, इम्यून रिस्पॉन्स शो कर दिया। अब अगली बारी जब सेम पैथोजन हमें दोबारा से हम उसके एक्सपोजर में आएंगे, तो अभी जो हमारे इम्यून सिस्टम ने मेमोरी फॉर्म की थी ना, उसी के बेस पे अब दोबारा से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क, कि पहले वैक्सीन की फॉर्म में पैथोजन इंजेक्ट किया, उसके उस फिर क्या हमारे इम्यून सिस्टम ने मेमोरी फॉर्म कर ली। उसके बाद अगर सेकेंड टाइम हम दोबारा से उस पैथोजन के एक्सपोजर में आ रहे हैं, तो अब हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि क्या करना है। तो दिस इज द प्रिंसिपल हाउ वैक्सीन वर्क्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल वैक्सीन, तो तुम खुद बताओ क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एक अच्छी वैक्सीन। अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, कि हमें इतनी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा अगर हम उसको इंजेक्ट करवा रहे हैं, तो पहले ये एक आइडियल वैक्सीन की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा, उसका कोई भी साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमारे इन्वायरमेंट को वो बिल्कुल भी कंटेमिनेट ना करे, जैसे कि हमें अगर कोई एनिमल डिराइव्ड है तो हमें इतने एनिमल्स की किलिंग ना करनी पड़े, ठीक है, ऐसी वैक्सीन होनी चाहिए। और चौथा, कि अगर कोई पर्सन का इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है तो उसको कोई और सेकेंडरी इलनेस ना वो कॉज करते। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल वैक्सीन। कोस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट ना हो तो अच्छा है, हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी इससे नुकसान नहीं होना चाहिए, एंड इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स वाले पर्सन को कोई सेकेंडरी इलनेस ना कॉज करे, ठीक है। उसके बाद अब देखो टाइप्स, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। ये हम अभी देखते हैं, एक एक करके सभी पढ़ते हैं। पहली वैक्सीन आती है कन्वेंशनल वैक्सीन। कन्वेंशनल वैक्सीन में दो पढ़ रहे हैं हम, एटीन्यूएटेड वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड होल एजेंट कन्वेंशनल वैक्सीन। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल वैक्सीन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड वर्ड से तुम क्या समझते हो? एटीन्यूएटेड का मतलब होता है हाफ किल्ड ऑर्गेनिज्म। इस वैक्सीन में जो हम ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं वो हाफ किल्ड होता है। इस ऐसी वैक्सीन की एग्जांपल क्या है? देखो, जब तुम वैक्सीन के बारे में सबसे पहले डिफाइन करोगे, फिर एग्जांपल दोगे कि जैसे एटीन्यूएटेड वैक्सीन की कौन कौन सी एग्जांपल्स है। बीसीजी, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, जो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट होती है। तो बीसीजी हो गया, मम्प्स, मीजल्स, एमएमआर एंड पोलियो। ये 3 याद कर लो, बीसीजी, एमएमआर एंड पोलियो वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ना, ये एटीन्यूएटेड, मतलब इसमें हाफ किल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? अब देखो, दे आर नॉट आइडियल फॉर HIV, मलेरिया एक्सेट्रा, कि हाफ किल्ड ऑर्गेनिज्म वाली वैक्सीन HIV एंड मलेरिया के अगेंस्ट वर्क नहीं करती, एंड रिस्क ऑफ डिसीज डेवलपमेंट। अब ये कैसे? देखो, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो हाफ किल्ड है। मान लो एक पर्सन का इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो हाफ किल्ड ऑर्गेनिज्म भी उसको इतना नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये एडवांटेज तो बिल्कुल नहीं हुई। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एंड रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग। अगर ये तुम्हें याद हो रहा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज इतना काफी है। फिर आती है इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन। नाम से क्लियर है, इनएक्टिवेटेड होल एजेंट, ऑर्गेनिज्म पूरा है बट कंप्लीटली किल्ड है, इनएक्टिव फॉर्म में है, कंटेन किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे वैक्सीन की एग्जांपल क्या है? रेबीज वाली वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा एंड इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन फॉर कॉलेरा, निमोनिया, टाइफॉइड एंड वूपिंग कफ। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे रेबीज वैक्सीन किस कैटेगरी में आती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो भी इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन के अंडर आती है रेबीज। और बाकी जो बैक्टीरियल वैक्सीन है वो तो आएंगी ही, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर उसी बैक्टीरिया को पूरी किल्ड फॉर्म में इंजेक्ट कर रहे हैं, फिर उन्हीं बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी मिल रही है, तो ये तो तुम्हें वैसे याद आ जाएगा। तो ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सी होती है? कॉलेरा, निमोनिया, टाइफॉइड एंड पर्टूसिस, ऑल्सो नोन एज वूपिंग कफ। आगे समझ। अब सेकेंड टाइप अभी हमने पढ़ी है कन्वेंशनल वैक्सीन। अब सेकेंड आती है प्योरीफाइड एंटीजन एंड टॉक्सॉइड वैक्सीन। अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर 2 तरीके, इस पेज पे ना 2 तरीके की वैक्सीन पढ़ रही है, एक प्योरीफाइड एंटीजन वैक्सीन, एक है टॉक्सॉइड वैक्सीन। अब देखो, नाम से देखो, प्योरीफाइड एंटीजन वैक्सीन। प्यूरीफाई का मतलब समझ रहे हो कि उन्होंने ना सिर्फ पैथोजन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं हम वैक्सीन में डाल रहे, हमने ना उस पैथोजन के सिर्फ एंटीजन को सेपरेट करके वैक्सीन में डाल रहे हैं और इंजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है प्योरीफाइड एंटीजन वैक्सीन। देखो, these vaccines contain only antigen that will trigger an immune response,
rather than the whole microorganism। फिर आती है टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसमें क्या होता है, जो मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जो हमने वैक्सीन में डाल के इंजेक्ट करना था, पर अब मैं पता क्या करूंगी, उस ऑर्गेनिज्म जो एक्सोटॉक्सिन्स वो रिलीज करा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो टॉक्सिन्स तो रिलीज करता ही है ना, तभी तो उसका पैथोजेनिक बिहेवियर आता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो भी एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करा है, बस मैंने उस एक्सोटॉक्सिन्स को वैक्सीन की फॉर्म में इंजेक्ट करना है, ना कि ऑर्गेनिज्म को। दीज आर टॉक्सॉइड वैक्सीन। इन दोनों की बात समझ आ गई। प्योरीफाइड एंटीजन सिर्फ जिसमें एंटीजन है, टॉक्सॉइड वैक्सीन जिसमें हमने एक्सोटॉक्सिन्स का यूज किया। एग्जाम्पल्स देखो तो डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये दो एग्जांपल्स हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन की। कौन कौन सी? डिप्थीरिया एंड टेटनस, ये दो वैक्सीन टॉक्सॉइड वैक्सीन हैं। एंड प्योरीफाइड एंटीजन वैक्सीन में आती है HBV एंड HPV। ठीक है, प्योरीफाइड एंटीजन वैक्सीन की एग्जांपल क्या है? देखो तुम ऐसे भी याद रख लो, प्योरीफाइड एंटीजन वैक्सीन इतना बड़ा नाम है, PAV, तो बस ऐसे ही HBV HPV हो जाएगा याद, PAV HBV HPV। उसके बाद आती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या हो रहा है, इसको ध्यान से समझना। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इज मेड बाय इंसर्टिंग अ स्पेसिफिक जीन फ्रॉम अ पैथोजन टू अनदर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस हार्मलेस एंटीजन प्रोटीन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एक पैथोजन जिसने हमें डिसीज कॉज करनी थी, ठीक है, तो हम ना उस पैथोजन को सीधा वैक्सीन की फॉर्म में इंजेक्ट करने की जगह पता क्या करेंगे, उसी पैथोजन का DNA मटेरियल लेंगे, उसमें जो स्पेसिफिक जीन जिसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है, उस जीन को निकाल के हम एक लेस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंसर्ट कर देंगे। फिर उस ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करके प्रोटीन बनाएंगे, एंटीजन प्रोटीन बनाएंगे, और फिर एंटीजन का हम यूज़ करेंगे एज अ वैक्सीन। समझ आ गई? देखो दोबारा समझो, रिकॉम्बिनेशन हो रही है। जिस पैथोजन ने हमें डिसीज कॉज करनी थी, मैंने उसका जीन लिया, उसको मैं लेस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट कर दिया, फिर उस ऑर्गेनिज्म ने एंटीजन प्रोड्यूस किया, फिर मैंने उस एंटीजन की वैक्सीन बना दी। ऐसी एग्जांपल्स आती हैं HBV एंड HPV। दीज एंटीजन्स आर देन यूज्ड इन द वैक्सीन्स टू ट्रेन योर इम्यून सिस्टम। एग्जांपल क्या? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की HBV एंड HPV। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद आती है सब यूनिट वैक्सीन। अब देखो सब यूनिट, तुम्हें फिर से इसमें भी तुम नाम से तुम्हें याद आ जाएगा, सब यूनिट वैक्सीन में भी क्या, हम होल ऑर्गेनिज्म नहीं यूज करें, हम उसकी कोई ना कोई कंपोनेंट यूज करें एज अ वैक्सीन। हमने पिछले जो दो पहले पढ़े हैं ना, कौन से पढ़े थे? एक प्योरीफाइड एंटीजन वैक्सीन और एक हमने कौन सा पढ़ा था? टॉक्सॉइड वैक्सीन। वही इसके एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे थे, एक्सोटॉक्सिन यूज कर रहे थे, इसमें हम एंटीजन। तो यहाँ पर हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की जगह उसके कुछ कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन प्लेस ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। दिस इज सब यूनिट वैक्सीन। उसके बाद आती है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। अब देखो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की तरह यहाँ पर हम कॉन्जुगेशन करवा रहे हैं। इस वैक्सीन में क्या हो रहा है, एक वीक एंटीजन, ठीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन करवा रहे हैं, कॉन्जुगेट करवा रहे हैं, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीज हो सके, पोटेंसी ऑफ वैक्सीन को इंक्रीज करने के लिए। देखो कॉन्जुगेट से कॉम्बिनेशन याद कर लो, कंबाइन कर रहे हैं हम, एक वीक एंटीजन को हम एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ जोड़कर हम वैक्सीन फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे की एग्जांपल है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो हम वैक्सीन बनाते हैं, दैट इज अ कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ वैक्सीन। अ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन दैट कंबाइंस अ वीक एंटीजन विद अ स्ट्रॉन्ग एंटीजन टू इनहेंस द इम्यून रिस्पॉन्स। कॉन्जुगेट करा रहे हैं, कंबाइन करा रहे हैं वीक एंटीजन को स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ, फिर उसको दे रहे हैं। नेक्स्ट है DNA वैक्सीन। ये भी थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की तरह ही है। इसमें भी पता हम क्या करेंगे, जो हार्मफुल पैथोजन है जिसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी चाहिए थी, उस पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल हम ले लेंगे, उसको हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर DNA, ये तुम्हें पता ही होगा, हमने +1 में पढ़ा हुआ है। हमने क्या किया, पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल लिया, उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया, उसके प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। फिर वो प्लाज्मिड हम क्या करेंगे, उस प्लाज्मिड को, उसके जेनेटिक मटेरियल को मतलब कि हम इंजेक्ट कर देंगे होस्ट में, फिर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। समझ आया? DNA वैक्सीन को समझो। देखो DNA वैक्सीन में हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के DNA के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कैसे? हमने ना वो पैथोजन लिया जिसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी चाहिए थी, उस पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल मैंने सेपरेट कर लिया। उसके बाद मैंने पता क्या किया, बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया के पास ना सर्कुलर DNA होता है जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। मैंने पैथोजन के जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट करवा दिया। मतलब यहाँ पर भी मैंने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन। इसलिए मैं कह रही थी रिकॉम्बिनेट वैक्सीन की तरह ही है। ठीक है, मैंने उसके में इंसर्ट करवा दिया। अब वो प्लाज्मिड मैंने सेपरेट किया जिसमें पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल मैंने अभी भी इंसर्ट किया, उस प्लाज्मिड को अब मैंने इंजेक्ट करवा दिया होस्ट में। तो अब क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड, मतलब वैक्सीन का जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया। समझ आ गया? नेक्स्ट
अब नेक्स्ट आता है ऑटोजीनस वैक्सीन। तो अब ये भी नाम से समझ आ रहा है हमारी बॉडी ने ही वैक्सीन प्रोड्यूस किया है एक हिसाब से। अब इसको मैं समझाती हूँ कैसे। पहले ये बात समझ लो, ये थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ होती है, स्पेसिफिकली फॉर पेशेंट ये यूज़ होती है। अब देखो पता क्या, मान लो एक वूंड था, उस पर क्या थी, इन्फेक्शन थी। मतलब कि इन्फेक्शन कैसे हो रही है, कोई ना कोई पैथोजन ही वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो हमने पता क्या करते हैं, उस पैथोजन को उस साइट ऑफ इन्फेक्शन से हम आइसोलेट करवाते हैं। उसके बाद मैं उस पैथोजन की किलिंग करवा दूंगी, फिर मैं उसी इंडिविजुअल में उसको इंजेक्ट करवा दूंगी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। अब ऐसा क्यों किया, देखो अब वहां पर इन्फेक्शन फैल रही थी, कारण क्या था, हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के साथ लड़ नहीं रही थी अच्छे से, है ना। वो इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छे से एक्टिवेट हो ही नहीं रहा था कि इन्फेक्शन कम हुए। इसलिए हमने सीधा उसको पैथोजन को लिया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। अब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स पूरा अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से एक्टिवेट हो गया, अब वो इन्फेक्शन कम होने लग पड़ेगी। दिस इज द पर्पस ऑटोजीनस टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर यूज, ताकि बॉडी को पता चल जाए कि मेरी उस वोंड पे ये वाला पैथोजन था, तो मैंने अब ये वाला इम्यून रिस्पॉन्स अब स्टार्ट करना है। ठीक है, इस पर्पस के लिए ऑटोजीनस वैक्सीन आर यूज्ड। उसके बाद आती है कंबाइंड वैक्सीन। देखो इसमें क्या हो रहा है, दो से ज़्यादा वैक्सीन को कंबाइन करके हम इंजेक्ट कर रहे हैं। इसके एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीटी, एमएमआर, डीटी एंड डीपी। फुल फॉर्म देख लो, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, ये वाली डीपीटी वैक्सीन, ये 3 चीज़ों के लिए। डिप्थीरिया, पर्टूसिस मतलब वूपिंग कफ एंड टेटनस के लिए। एमएमआर वैक्सीन ये किसके लिए, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ये 3 चीज़ों के लिए, 3 डिसीजेस के अगेंस्ट है। ये डिप्थीरिया एंड टेटनस के अगेंस्ट है, ये डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस के अगेंस्ट है, डीपी वैक्सीन एंड डीटी वैक्सीन। ये जो हम ये वाली कंबाइंड वैक्सीन है, इधर ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही कंबाइन कर लेते हैं, या जब हम एडमिनिस्टर करने से पहले इनको कंबाइन कर लेते हैं एज पर पर्पस। ठीक है, फिर आती है सिंथेटिक पेप्टाइड्स। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं इंजेक्ट करा रहे हैं, यहाँ पर हम अमीनो एसिड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, देखो जब हम कोई ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो अगर उस पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स हद से ज़्यादा वीक है, तो देयर आर चांसेस कि वो डिसीज, मतलब कि जो हमने वैक्सीन अभी इंजेक्ट किया वो उसमें डिसीज कॉज कर दे, क्योंकि थे तो उसमें पैथोजन ही ना। तो उस केसेस में हम सिंथेटिक पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स को ही सीधा इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ताकि साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाए एंड रिस्क ऑफ अननेसेसरी डिसीज इंट्रोडक्शन वो भी कम हो जाए। समझ आ गई। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड मलेरिया वैक्सीन।